So hello everyone, welcome. एक मिनट, let me connect this. Okay, 1 second. अरे पेन गायब हो गया. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. और आज हम कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स वगैरह के बारे में जानेंगे. इससे पहले मुझे ठीक है साउंड चेक कर लेने दो यार, कई बार ये कम हो जाता है. हाँ देखो फिर से कम हो गया इनपुट साउंड. ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में. ठीक है, और इसी में जो लेफ़्ट ओवर पार्ट्स हैं जुडिशरी का, उसे भी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे. ट्रिब्यूनल पे इस साल भी जो है सवाल बना हुआ था. 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में. तो देखिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी एक कोर्ट सिस्टम में. ठीक है, जस्टिस की डिलीवरी में फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और लेस एडवर्सरियल जस्टिस. लेस एडवर्सरियल इन द सेंस कि जो नॉर्मल हमारा कोर्ट सिस्टम है, इसमें एक की जीत होती है, एक की हार होती है. लेकिन जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है, मान लो कहीं पे कंसिलिएशन हो रहा है, मान लीजिए कहीं पे आर्बिट्रेशन हो रहा है, तो उसमें ये बात देखी जाती है कि ठीक है, दोनों की बातचीत से, दोनों पार्टियों की बातचीत से हम किसी तरीके से मामला जो है सुलटा लें. और आर्बिट्रेशन के लिए इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आया भी था. इसे रिसेंटली 2020 या 21 में अमेंड भी किया था. ठीक है, थोड़ा अमेंडमेंट वगैरह इसमें कुछ किए गए हैं कि भैया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन काउंसिल वगैरह इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूट करनी हो तो कहाँ की जाएगी, है ना, कौन वो ऐसा एपेलेट अथॉरिटी होगी, कौन से कोर्ट में आप जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत अपील कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ऐसे कुछ प्रोविज़न लाए गए थे. वो डीपर प्रोविज़न इसमें जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल अगर मेंस में आएगा वो कुछ इसी तरीके का आएगा कि एडीआर जो है इंडिया में नंबर 1 क्यों ज़रूरी है, नंबर 2 क्या प्रोविज़न है, नंबर 3 क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, नंबर 4 क्या किया जाए. ये 4 जो है, इन 4 फैक्टर्स पे एडीआर को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात भाई, इनको अच्छे से देख लेना. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंडिया में सिर्फ एक प्रोविज़न है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन और मीडिएशन के लिए इंडिया में, कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन होगी. देखिए, कई अलग अलग चीज़ें होती है ना. जैसे एक होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है, एक होता है कंसिलिएशन, एक होता है मीडिएशन. ठीक है, देखिए मीडिएशन क्या है कि मध्यस्थता करना. कोई एक पार्टी होगी, वो 2 कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में बस मीडिएशन करेगी, मध्यस्थता करेगी. उनके बीच क्या डिसीजन होगा ये वो डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है वॉर हुआ, यूएसएसआर वॉज मीडिएटिंग पार्टी. समझ रहे हो. तो जो ताशकंद का जो समझौता हुआ 65 में, 65 के वॉर के बाद 6 में, तो उस ताशकंद के समझौते में यूएसएसआर वॉज द मीडिएटिंग पार्टी. समझ रहे हो. सो मीडिएशन इज जस्ट 2 पार्टियों को साथ में एक टेबल पे लाना, डिसाइड वो करेंगे कि क्या इसके इफेक्ट होंगे. कंसिलिएशन क्या होता है, जो मीडिएटिंग पार्टी है, जो बीच वाली पार्टी है, जो बिचौलिया है, वो 2 अलग अलग पार्टियों को, है ना, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है, उन्हें एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे लाएगी, है ना, एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे लाएगी. आप इसे कहेंगे गोल्डन मीन अप्रोच, एरिस्टोटल की गोल्डन मीन अप्रोच, कि भैया 2 एक्सट्रीम्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो एक्सट्रीम ना हो, जो दोनों के लिए हितकारी हो, उसे आप कहेंगे कंसिलिएशन. सो दिस इज अ कंसिलिएटरी अप्रोच. एक होता है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन ऐसा है, ठीक है ना, एक कोई टेबल पे बैठा हुआ है जिसके पास अथॉरिटी है, आर्बिट्रेशन की अथॉरिटी है. इस टेबल, है ना, जो बंदा यहाँ आर्बिट्रेशन कर रहा है, इसके पास 2 कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आएगी, वो अपना अपना केस सुनाएगी. और आर्बिट्रेशन करने वाला जो व्यक्ति है, वो पहले कोशिश करेगा कि इन दोनों का जो मामला है वो इस तरीके से सुलटा दिया जाए कि वो कंसिलिएटरी इफेक्ट उसका हो. लेकिन अंत में अगर कंसिलिएशन ना हो, उन दोनों के बीच बातचीत ना हो, दोनों का ना बने कुछ भी, है ना, कॉन्सिक्वेंशियल बातचीत ना हो, तो उस केस में, आर्बिट्रेशन के केस में, जो आर्बिट्रल बोर्ड होता है, आर्बिट्रल बोर्ड अपना अवार्ड दे सकता है.
अपनी जजमेंट पास करेगा और वो जजमेंट फाइनल होगा और अनचैलेंजेबल होगा। वो जजमेंट आपको मानना ही पड़ेगा आर्बिट्रल अवार्ड का। आप फर्दर उसके बाद कहीं आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हैं उसी सिस्टम के अंडर। मतलब ये एक सिस्टम की बात होती है। अब आपने ऐसा ही लोक अदालत के बारे में पढ़ा होगा। इंडिया में लोक अदालत भी, ठीक है, कहाँ गई लोक अदालत? लोक अदालत गई। अच्छा, ये जो है इंडिया में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत लोक अदालत इस्टेब्लिश की जाती है, ये लोक अदालतें भी आर्बिट्रेशन जैसा काम करती है। इंडिया में आर्बिट्रेशन जैसा काम करेगी। इनका जो डिसीजन है लोक अदालतों का, ये फाइनल है, कंक्लूसिव है और बाइंडिंग है। आप इन्हें फिर से चैलेंज नहीं कर सकते। कहाँ? लोक अदालतों में। पर क्या भाई, मान लो लोक अदालत ने अगर जजमेंट गलत दे दी, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। रिव्यू पिटीशन होती है, क्यूरेटिव पिटीशन होती है। रूपा हुर्रा केस जो है, ठीक है, उनको हमने स्टडी कर रखा हुआ है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उधर। लेकिन तो क्या लोक अदालत इतनी पावरफुल है कि उसे, आपके लक्ष्मीकांत में तो लिखा है कि इट इज फाइनल, कंक्लूसिव एंड बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड फर्दर, तो क्या उन्हें चैलेंज किया ही नहीं जा सकता? नो, लोक अदालतों के डिसीजन को उसी सिस्टम में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाउएवर, अगर लोक अदालत के डिसीजन से किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी को असंतोष हो, तो वो डिससेटिस्फाइड पार्टी जाकर के नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसे चैलेंज कर सकती है। फिर समझ रहे हो? उसके लिए फिर नॉर्मल एक फ्रेश कोर्ट का, है ना, वो अपील नहीं मानी जाएगी। फ्रेश डिस्प्यूट आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना, फ्रेश प्रोसीडिंग्स आपको शुरू करनी पड़ेगी एप्रोप्रिएट कोर्ट से, जहां पे भी सही लगे। ऐसा नहीं है कि लोक अदालतों के डिसीजन हाई कोर्ट में चैलेंज होंगे, नहीं, लोक अदालतों के डिसीजन चैलेंज होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। उनका डिसीजन तब तक फाइनल, कंक्लूसिव और बाइंडिंग है बस। हाँ, उस कॉन्फ्लिक्ट में आप नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फिर से लॉन्च कर सकते हैं और कोर्ट की जो फैसला होगा वो फिर प्रायोरिटी में रखा जाएगा। समझ रहे हो? लोक अदालतों के डिसीजन लोक अदालतों में वहां फिर से चैलेंज नहीं होंगे, या लोक अदालतों के डिसीजन के बेसिस पे आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये लोक अदालत का डिसीजन है भैया, इसको आप क्योर कीजिए, मैं इस पर क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहा हूं ना, वो नहीं हो सकता है। लोक अदालतों के डिसीजन को बेसिस नहीं बनाया जा सकता। फ्रेश डिस्प्यूट आपको, है ना, फ्रेश वो जो है केस आपको लगाना पड़ेगा, फिर से प्रोसीडिंग्स, फ्रेश प्रोसीडिंग्स आपको शुरू करनी पड़ेगी। प्रोविजन क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी कोर्ट पे ये पावर दी गई है कि कोर्ट अपने पास जो केस आते हैं, जो सिविल केसेज आते हैं, कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के लिए उन्हें रेफर कर सकता है, लोक अदालतों को रेफर कर सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में तो लोक अदालतों का प्रोविजन कर दिया गया है ना, और परमानेंट लोक अदालतें भी है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है ये 2015 में लाया गया। इंडिया में कमर्शियल मीडिएशन के लिए, है ना, पहले हमें क्या, कहाँ जाना पड़ता था? हमें या तो सिंगापुर आर्बिट्रल उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था। सिंगापुर एक बहुत बड़ा आर्बिट्रल हब है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहीं आते हैं तो सिंगापुर में जाकर के कई, है ना, मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वहाँ पे जाकर के आर्बिट्रेशन करती है। अब इंडिया ने क्या सोचा कि भाई हम जो है आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है वो इंडिया में भी शुरू करें, मीडिएशन और कंसिलिएशन का सिस्टम इंडिया में भी इस्टेब्लिश करें। तो उसके लिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट लाया गया कि आर्बिट्रेशन के लिए, मीडिएशन के लिए, है ना, लिटिगेशन मीडिएशन के लिए अलग से कमर्शियल कोर्ट इंडिया में बनाए जाएंगे। तो इसके भी प्रोविजंस हैं, है ना, जिन्हें डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। ग्राम न्यायालय, ठीक है, ये भी एक तरीके की कंसिलिएटरी अप्रोच ही रखते हैं। गांव के जो छुटपुट मामले होते हैं, भले सिविल या भले क्रिमिनल केसेस, तो जो ग्राम न्यायालय होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू टेक अ कंसिलिएटरी अप्रोच कि कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट ना हो। कंपनीज एक्ट में भी मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल्स का प्रोविजन है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अगर हो तो आप जो है मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए जा सकते हैं, राइट। हाँ, और अब देखिए प्राइवेट मीडिएशन भी होता है। बहुत सारी मीडिएटिंग पार्टीज प्राइवेट भी है। कई कंपनियां ही आर्बिट्रल कंपनियां शुरू होने लग गई है कि ठीक है, वी आर द कंसिलिएटर्स, वी विल हेल्प टू डिफरेंट कंपनीज टू ब्रिज देयर अंडरस्टैंडिंग गैप एटसेट्रा, तो उनको कंसिलिएट किया जाए। फैमिली कोर्ट एक्ट में भी देखिए, जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं वो सबसे पहले कोशिश करती है कि डाइवर्स ना हो। वो क्या करेंगी? वो कंसिलिएशन, मीडिएशन, इन सब चीज़ों के लिए जाएगी, है ना। डाइवर्स भी एक तरीके से, जैसे है ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन, बच्चन सिंह केस, वो डेथ पेनल्टी के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसा ही मामला है कि भैया आपको
डाइवर्स देना है रेयरेस्ट केसेस में, ये एक प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। आपको पहले कंसिलिएशन करवाना है, फैमिली को बचाना है, तो वो भी पहले कंसिलिएशन करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी, जो कि अब तो लेबर कोड में वो आ गया है, ठीक है, लेबर लॉज में आ गया है, तो हाँ अब तो वो क्या कहते हैं उसे, वर्क प्लेस वाला जो कोड है, ठीक है, उसमें आपके जो है कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का प्रोविज़न किया गया है। ये आर्बिट्रेशन मैंने लिख दिया, सॉरी उसके लिए, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का उसमें भी प्रोविज़न किया गया है, राइट। तो ये कुछ इंडिया में प्रोविज़न है जो आपको थोड़ा ध्यान में रहे। मेंस में अगर पूछा जाए, हाई चांसेस है पूछने के, क्योंकि इस एरिया से अभी तक सवाल नहीं बने हुए हैं, सो देर आर हाई चांसेस कि आपसे पूछा जाए। की बेनिफिट्स क्या है एडीआर के, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फास्टर रेजोल्यूशन है भाई, है ना, आपको लंबे लंबे कोर्ट ट्रायल्स में नहीं जाना है, फास्टर रेजोल्यूशन है, लोअर कॉस्ट है। इनफैक्ट अगर आप ग्राम न्यायालय में जाते हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट है, कोर्ट फीस बहुत लो होती है। अगर आप लोक अदालतों में जाते हैं तो आपको जीरो, है ना, कोई भी कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट बियर आपको करनी पड़ती है। लोक अदालत है, जनता के हितों के लिए है। रिड्यूस्ड कोर्ट बर्डन, कि नॉर्मली आपके जो है आजकल 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग है। अगर आप है ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू जाएंगे तो 5 करोड़ केसेस जो है वो जो ऊपर हमने ऑलरेडी फैक्ट पढ़े हैं वो आपने इसमें डालने हैं, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं डाले हैं। फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है इनके, ठीक है, कि जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है या क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत ये बाइंडिंग, है ना, उनके तहत ये बाउंड नहीं होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इन पे लागू नहीं होता है, समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रहता है, तो इससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दो कंपनियों के बीच में जो उनकी जो मान लो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है, वो ओपन नहीं किया जाएगा, राइट। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ओपन होती है, फुल्ली ओपन होती है, यहाँ कॉन्फिडेंशियल, इसीलिए कंपनियां जो है आर्बिट्रेशन के लिए जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करती है। क्यों? उनके प्रोडक्ट की पूरी सूचना उसमें है भाई, है ना। अलाउज एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट, है ना, जैसे कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए जो कमर्शियल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉज हैं, अगर आपसे पूछा है ना, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। एक जो सलेम, है ना, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन केस है, 2 केसेस एक्चुअली ये 2003 और 2005 में रहे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि जो सेक्शन 89 ऑफ CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नॉट क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि वो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, है ना, BNSS से रिप्लेस कर दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CPC अभी भी लागू है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो उसमें ये जो कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन है इसे वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर किया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2009 की इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, है ना, याद रखो ना रखो वो जरूरी नहीं है, इतना आप सजेस्ट कर सकते हो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी रिकमेंडेड मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, लिटिगेशन से पहले जो है मैंडेटरी मीडिएशन में आप जाओ, समझ रहे हो, फॉर कमर्शियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, है ना, ताकि भैया कोर्ट में जो है इन कमर्शियल और फैमिली डिस्प्यूट जो कि बहुत ज़्यादा है, इन केसेस की उतनी वो ना रहे, है ना, उतना इन्फ्लो ना रहे। ऐसे ही BN श्री कृष्णा कमेटी, देखिए ये कमेटी आपके BN श्री कृष्णा कमेटी प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए भी अलग से बनी थी। एक यही कमेटी इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए बनी थी, BN श्री कृष्णा, जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंडर। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया कि आर्बिट्रेशन प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, APCI, इसे जो है इस्टेब्लिश किया जाए, ये, है ना, ये इन्होंने सजेस्ट वहाँ पे किया था। तो आप ये मैकेनिज्म्स बता सकते हैं एज ए वे फॉरवर्ड। 3 वे फॉरवर्ड काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसे स्टेट करने के लिए, है ना, स्टडी, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है भी नहीं, राइट। अभी इसकी ना प्रॉब्लम कुछ है, आर्बिट्रेशन की इंडिया में प्रॉब्लम है ADR की। पहला, लो लीगल लिटरेसी, लोगों के पास है ही नहीं, लॉज का पता ही नहीं है कि ADR नाम की भी कोई चीज़ है, वो जाएंगे सीधे फैमिली कोर्ट में, है ना। वीक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है भाई, है ना, इनएडिक्वेट मीडिएशन सेंटर्स है ही नहीं इंडिया में, कॉर्पोरेट मीडिएशन सेंटर्स है ही नहीं इंडिया में, कैपेसिटी डेफिसिट है। मान लो मीडिएटर्स और आर्बिट्रेटर है भी तो उनमें क्वालिटी ऑफ आउटकम बहुत कम है, बहुत कम क्वालिटी आउटकम है। मान लो टैक्स के मामले में आर्बिट्रेशन हो रहा होगा तो उनमें नंबर 1 डील करने की, कंसिलिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है आर्बिट्रेशन के लिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जुडिशियल ओवर इंटरवेंशन, कि भैया कोर्ट जो है हर बार कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन के, है ना, कोई आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, कोर्ट वहाँ उंगली कर देगा, या फिर किसी भी डिस्प्यूट में कोर्ट वहाँ किसी ना किसी से इंटरवेन करने की, किसी ना किसी तरीके से इंटरवेन करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर, जैसे दिल्ली में, है ना, दिल्ली में एक स्टैम्पेड टाइप का केस हो गया था, स्टैम्पेड नहीं था एक्चुअली, वो उस टाइप का केस हो गया था। वो ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ एकदम से चांदनी चौक में फैल गई थी दिल्ली में, बहुत ज़्यादा भीड़, 1-2 साल पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट
टुक द कॉग्निजेंस। मामला सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन लिस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि यू कांट लेट सच थिंग्स हैपन, लॉ एंड ऑर्डर और ये जो पब्लिक मैनेजमेंट है इसमें आपको करना पड़ेगा, है ना। तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने आड़ो हाथे लिया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम का यूज किया कर सकता था किसी दूसरे केस को डील करने के लिए। स्पेसिफिक दिल्ली, वो भी चांदनी चौक का केस, वहां पे अलग से लोक अदालतों में डील किया जा सकता था। समझ रहे हो, परमानेंट लोक अदालतें इसीलिए तो बनी है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें कोर्ट को उंगली करनी है तो करनी है। देन हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंडिया में ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए इंडिया में बहुत ये महंगा आर्बिट्रेशन होता है, जिससे कि यूजर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरी जगह जाए, जैसे सिंगापुर चला जाए, न्यूयॉर्क चला जाए, आर्बिट्रेशन सेंटर्स वहाँ पे बहुत है। फिर एनफोर्समेंट बॉटलनेक्स है, जैसे कोई मान लो आर्बिट्रल अवार्ड दिया, उसे जो है इंडिया में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कोई कंपनियां एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी। जैसे सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना कोई वो देता है, अवार्ड देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे वो? उस केस को लेकर के चले जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही आर्बिट्रेशन का इंडिया में केस आता है, वो चले जाएंगे फिर वापस फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। मतलब फ्रेश प्रोसीडिंग वहाँ पे जो लूजिंग पार्टी होगी आर्बिट्रेशन में, वो फ्रेश प्रोसीडिंग वहाँ पे फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कर देंगे या हाई कोर्ट से शुरू कर देंगे केस का। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर स्टेट एक बहुत बड़ा हाइपर लिटिगेंट है। लोगों की भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी गवर्नमेंट्स की है। गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट लिटिगेंट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड येस्टरडे 50% केसेस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिटिगेट किए गए हैं, इनिशिएट किए गए हैं सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट इज नॉट ओनली द पार्टी टू देम दोज केसेस, बट मोर देन 50% केसेस गवर्नमेंट इज द लिटिगेंट, गवर्नमेंट इज द इनिशिएटर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, कोई इंडिया में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है ईडीआर के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ग्लोबल कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। सिंगापुर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पे भैया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मॉडल है ना। ऑनलाइन ई फाइलिंग आप करेंगे, वर्चुअल हियरिंग करेंगे, ऑनलाइन एआई असिस्टेड मीडिएशन है अब तो वहाँ पे। सिंगापुर में इतना आर्बिट्रेशन का हो गया, तो इनकी आर्बिट्रेशन हब एक बन गया है सिंगापुर। समझ रहे हो, ऑनलाइन कहीं पे भी दुनिया में बैठ के दो कंपनियां जा करके वहाँ पे आर्बिट्रेशन करवा सकती है अपना। देन यूके का एक है ना, यूके का मॉडल है। यूके में मैंडेटरी है मीडिएशन करना सिविल डिस्प्यूट्स में। जो स्मॉल स्केल सिविल डिस्प्यूट्स है वहाँ पे मान लो 10,000 रुपये का कोई इशू आ गया, दे विल नॉट गो टू द कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टांस। वो क्या करेंगे सबसे पहले, दे विल गो टू द मीडिएशन सेंटर सिविल डिस्प्यूट्स में। वो सिविल डिस्प्यूट जो स्मॉल स्केल का हो, स्मॉल क्लेम्स जिसमें हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम सीख सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली में भाई, दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिएशन सेंटर समाधान नाम का शुरू किया है ना, ये आप लिख सकते हैं। ये जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस है 70% सेटलमेंट ये कर चुका है अभी तक। तो ये एक है ना, एक इंडिया में वाइडली अप्रिशिएटेड मॉडल है समाधान, जो उनका एक मीडिएशन सेंटर है, दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर समाधान। तो ये बहुत ही वाइडली अप्रिशिएटेड मॉडल है। आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म एटसेट्रा इन सब चीज़ों में लिख सकते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पे हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए। अब देखो सवाल वो कहीं से भी पूछ सकता है। अब हर चीज़ को हम कवर नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते हैं कि भैया तलाक बढ़ रहे हैं ये एक सोशल इशू है, बताइए कैसे। वो हम ऑलरेडी सोसाइटी में पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो, कुछ आंसर आपको ऑन द स्पॉट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। पॉइंट्स यही होंगे है ना, वे फॉरवर्ड यही होंगे। मीडिएशन आपको करवाना है, आप बोलेंगे वहाँ पे कि भैया BN श्रीकृष्णा कमेटी ने आर्बिट्रेशन प्रमोशन काउंसिल की बात की थी, लॉ कमीशन ने मैंडेटरी मीडिएशन की बात की थी, दिल्ली हाईकोर्ट का समाधान सेंटर, ये सब चीज़ें। अब देखिए हमने इसमें पढ़ा कि आर्बिट्रेशन का एक तरीका इंडिया में लोक अदालत भी है, जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत बनाया गया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट इन परसूट ऑफ आर्टिकल 39A कैपिटल A के परसूट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास किया गया। 95 में इंडिया में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बन के तैयार हुई। राजीव गांधी के टाइम पे पास हुआ, PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई है ना। और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इज़ द पैटर्न इन चीफ। तो ये होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर में, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर। ऐसे ही जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हुए हैं, तालुका लेवल पे बने हुए हैं, स्टेट लेवल पे बने हुए हैं। इनका काम क्या है? मेन काम लीगल लिटरेसी पैदा करना है ना, लीगल लिटरेसी करना। दूसरा
इनका इम्पोर्टेंट काम होता है कि लोगों को जो भी उनके है ना, जो भी डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, सर्टेन बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल वर्कमैन, वर्कमैन जो कि है ना, जो कि एक्सप्लॉइट किए गए हैं, रेप विक्टिम्स, फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स, फॉर एग्जांपल पुअर पीपल हैविंग इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़, समझ रहे हो। तो इस तरीके के कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं, तो उन्हें जो है कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ फंड के थ्रू है ना रीइंबर्स करता है पैसा जितना भी उनका लगा हुआ है, कोर्ट फीस वगैरह, पेपर वगैरह, है ना, पेन एंड पेपर चार्जेज एटसेट्रा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इनका होता है लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज कराना। लोक अदालत एट द तालुका लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल, एट नेशनल लेवल, जो भी लोक अदालतें ऑर्गेनाइज करवाई जाती है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के द्वारा है ना ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। सो एज एन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट कि महात्मा गांधी का जो एक आइडिया है न्याय बाय कंसेंसस, है ना, कि लोगों के बीच बातचीत करके उनके साथ न्याय करना, समझ रहे हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना किया जाए। ट्रू जस्टिस एमर्जेस फ्रॉम रिकन्सिलिएशन, नॉट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी कैन बी कोटेड हियर जब भी आपको लोक अदालतों या फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना का वो इंट्रो कहीं पे लिखना हो। इनका है ना एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, लोक अदालत प्रोवाइड अ स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और जस्टिस जो है ग्रास रूट तक डिलीवर करने का इनका काम रहता है। की प्रोविजन क्या है इंडिया में लोक अदालतों से रिलेटेड, हमने ऑलरेडी देखा कि भैया लोक अदालतों को नालसा एक्ट के तहत स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, देयर ज्यूरिसडिक्शन जो है, ये आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि लोक अदालत कैन ओनली टेक अप द केसेस ऑफ सिविल इन नेचर ना, दे कैन टेक अप बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। हाउएवर क्रिमिनल केसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, कंपाउंडेबल का मतलब होता है जहाँ पे आप है ना एक दूसरे से कंसिलिएशन कर सकते हैं, जहाँ कंपाउंड हो सकती है, दो पार्टीज के बीच के इंटरेस्ट कंपाउंड हो सकते हैं, दे आर कंपाउंडेबल केसेस। तो ये होते हैं नॉर्मल छोटे मोटे क्रिमिनल केस, है ना। मान लो आपने कहीं स्टॉकिंग कर दी, साइबर स्टॉकिंग कर दी, आई डोंट नो कि वो नए भारतीय न्याय संहिता में साइबर स्टॉकिंग एक कंपाउंडेबल केस है या नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन देर आर माइनर केसेस, है ना, जो कंपाउंडेबल केसेस हैं जिसमें समझौता किया जा सकता है, माइनर क्रिमिनल केसेस। मान लो आपने किसी पे है ना एक दो घसे रख दिए कहीं पे, राइट, छोटी मोटी फाइट हो गई, है ना, स्ट्रीट फाइट्स एटसेट्रा, ये कुछ कंपाउंडेबल केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हानि ना हुई हो। छोटा मोटा चोरी का केस कंपाउंडेबल केस है ना, छोटा मोटा जमीन, खैर वो तो आपका फौजदारी नहीं, वो तो दीवानी में आ जाएगा। सो दीज आर कंपाउंडेबल केसेस। सो जो नॉन कंपाउंडेबल केसेज है जिसमें समझौता नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मर्डर समबडी, इट इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल केस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थ्रेटन समबडी विद डेथ, इट इज़ अ नॉन कंपाउंडेबल केस। थ्रेटनिंग समबडी इज अ नॉन कंपाउंडेबल केस, यू कांट कंसिलिएट द पीपल, वहाँ पे लाइफ का इशू इन्वॉल्व है। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज ये नहीं उठा सकते हैं, है ना। हाँ, तो लेकिन क्रिमिनल केसेस भी ये उठा सकते हैं जिसमें अप टू आई थिंक है ना 2 या 3 साल तक की जिसमें सज़ा हो, ठीक, सिर्फ उतने बड़े क्रिमिनल केसेस ये हटाते हैं। देयर इज़ अ लिमिटेशन बेसिकली, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है इनका पेंडिंग केसेस वगैरह पे इनका रहता है, राइट। दे कैन टेक अप इवन द पेंडिंग केसेस प्री ट्रायल स्टेज के और प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुके हैं तो भाई तब ये अपनी मर्जी से नहीं उन केसेस को टेकअप करेंगे, राइट, तब कोर्ट जो है डायरेक्ट करेगा भैया, है ना। अगर कोर्ट डायरेक्ट कर दे इवन ट्रायल स्टेज पे भी कि इस केस को जो है आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत लोक अदालतों में सुनवाई कीजिए, तो जाकर के ये हो सकता है। अदरवाइज अगर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुके हैं केस में तो ये अपनी मर्जी से सू मोटो एक्शन लेकर के टेकअप नहीं कर सकते हैं ऐसे केसेस को। कॉम्पोजिशन इनका देखिए, इसमें जुडिशियल ऑफिसर होगा, एक लॉयर होगा, सोशल वर्कर होगा, तो अलग अलग डाइवर्स इसमें कॉम्पोजिशन है, डाइवर्स फील्ड से लोग आ रहे हैं। कंसिलिएटरी प्रोसीजर होते हैं इनके, प्रोसीडिंग्स इनफॉर्मल होते हैं, नॉन एडवर्सरियल होते हैं, कोशिश की जाती है कि कंसिलिएशन हो इसमें, ठीक है। और इन पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट के और जो CRPC है, CPC है, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, इनके प्रोसीजर बाइंडिंग नहीं होते हैं। अवार्ड और फाइनलिटी हमने ऑलरेडी देखा कि भैया इनके अवार्ड जो है देयर इज अ फाइनलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ऑफ द अवार्ड, कि अगर इन्होंने कोई अपना जजमेंट दिया इट इज़ फाइनल। हाउएवर
अगर उसे जो है ना, इसका मतलब ये नहीं समझना कि उसमें कोई अपील नहीं की जा सकती है। आपको फ्रेश, हाँ ये बात ज़रूर है कि उनके डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट दे दिया जाए तो सही बात है। हाउएवर अगर ये स्टेटमेंट दिया जाए कि देयर इज़ नो रेमेडी अवेलेबल टू इट, तो वो स्टेटमेंट गलत है, अपील नहीं हो सकती है। मान लो हाँ, लोक अदालत ने अपना कोई डिसीजन दिया, यू कांट गो टू द हाई कोर्ट एंड से कि लुक हाई कोर्ट, दिस इज द डिसीजन ऑफ लोक अदालत, इट इज़ नॉट इन माई इंटरेस्ट, रिकन्सिडर इट, आई अपील अगेंस्ट इट। यू कांट से दैट, है ना। आपको जो है फ्रेश प्रोसीडिंग फिर से शुरू करनी पड़ेगी, उसे एज ए ग्राउंड या बेसिस नहीं माना जा सकता है अपील के लिए। तो ये बात परमानेंट लोक अदालत का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेक्शन 22B याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए परमानेंट लोक अदालतों का भी इसमें प्रोविज़न है। और नो कोर्ट फी चार्ज, कोई इसमें कोई है ना, कोई कोर्ट फी चार्ज नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आपने पहले केस कोर्ट में फाइल किया था और कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि केस हम नहीं हियर करेंगे, हमारी ही, ठीक है, हमारे ही लेवल पे जो लोक अदालत बनी हुई है वो इसे हियर करेगी, तो जो कोर्ट में आपने कोर्ट फी पे की थी वो रिफंड हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये भी बात है। अब की इश्यूज फेस क्या हो रहे हैं लोक अदालतों में इंडिया में, ये थोड़ा जानने की ज़रूरत है। पहला कि भैया हम जो है क्वांटिटी में फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई फोकस नहीं है ना, कोई फोकस नहीं है। जैसे नेशनल जो हमारी लोक अदालत है, इनके डाटा के अकॉर्डिंग भैया लोक अदालतों ने जो है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ किए हुए हैं। ये थोड़ा इधर थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल ये हो गया है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो ये सिंगल डे नहीं, ये अब तक के केसेस हैं सारे, है ना। ये इधर थोड़ा ऑफ द ट्रैक चला गया ये मामला इधर, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस है ये मीडिएशन के थ्रू हुए हैं हमारे, है ना। और ये नेशनल लोक अदालत की रिपोर्ट है, ठीक है। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोक अदालतों ने इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं हुआ कि वो केसेस जो है फिर वहीं पे एंड हो गए, नहीं। मैक्सिमम केसेस जो है उनका क्वालिटी ऑफ डिसीजन इतना बुरा था कि उन्हें फिर से फ्रेश प्रोसीडिंग्स के थ्रू कोर्ट में उन्हीं केसेस में फ्रेश प्रोसीडिंग्स चली। ज्यूरिसडिक्शन बहुत लिमिटेड है, हमने ऑलरेडी देखा क्रिमिनल केसेस सिर्फ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, इसमें जो है नॉन कंपाउंडेबल केसेस ही हियर किए जा सकते हैं। और प्रेशर बेस्ड सेटलमेंट, ये एक बड़ा वो रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर वुमेन कहीं पे भी अगर कंसिलिएटरी उसमें जाएगी, है ना, किसी भी कंसिलिएटरी कोर्ट में जाएगी, तो उस पर सारे समाज के लोग, आउटसाइड जो प्रेशर है ना, लॉयर्स, उसके अपने लॉयर्स, उसके अपनी फैमिली के लोग, वो प्रेशर डालेंगे कि कर ले समझौता कर ले। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोस्ट, है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कोस्ट सेटलमेंट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इनएडुकेट ट्रेनिंग ऑफ कंसिलिएटर्स, ये एक भारी प्रॉब्लम है। क्यों? आपने इधर देखो सोशल वर्कर ला दिया, लॉयर ला दिया, इनकी ट्रेनिंग नहीं है। अब लॉयर कितना गंदा एटीट्यूड रखते हैं, बहुत गंदा एटीट्यूड रखते हैं हर चीज़ के लिए, है ना, बहुत एडमेंट होते हैं। इनकी कोई सोशल ट्रेनिंग नहीं हुई है, इनकी सोशल स्किल्स उतनी डेवलप हुई भी नहीं है। पुअर एनफोर्समेंट इन परमानेंट लोक अदालत, PLAs में भी उतना अच्छा एनफोर्समेंट नहीं है चीज़ों का, ठीक है। सर्विसेज की जो है काफ़ी डिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीकॉम के इशू में TRAI का, है ना, इसी का मैं एग्जांपल आपको ले लूँ, हालांकि वो लोक अदालत नहीं है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में ही TRAI ने बहुत बार गाइडलाइन इशू कर दी सारी टेलीकॉम कंपनियों की, भैया आप जो है ये क्या कहते हैं, जो आपकी कॉल ड्रॉप की समस्या है इससे थोड़ा निपटिए। आज भी होती है, आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांजिशन कीजिए, कॉल ड्रॉप हो जाएगी, है ना। नेटवर्क की क्वालिटी देखिए, समझ रहे हो, नेटवर्क आप 4G का उन्हें पे कर रहे हो, दे आर डिलीवरिंग यू 2G सर्विसेज, तो वो सर्विसेज यहाँ पे क्वेश्चन हो ही नहीं रही है। देन इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट स्पेस, स्टाफ एटसेट्रा, ये तो प्रॉब्लम हर जगह रहती है। अनइवन परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट्स, है ना। फॉर एग्जांपल जो दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे हैं, इनमें हाई सेटलमेंट रेट है। जैसे दिल्ली में हमने देखा समाधान नाम का सेंटर है, वहाँ अच्छा हाई सेटलमेंट रेट है, 60-70% भी है। लेकिन जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ नहीं है, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो रही है, वहाँ कट्टे आज भी कट्टे चलते हैं। सो ओवरलोड ऑफ माइनर ट्रैफिक केसेस, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब मान लो आपका जो चलान चलता है ना, चलान कट गया मान लो, तो लोक अदालतों में उसकी हियरिंग होती है, 3,000 का चलान काटेगा, 500 रुपये में सेटल करेगा वो।
पुलिस वाले ने चालान कभी कटे तो पुलिस वाले को कभी चालान पे मत करिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में सेटल कीजिए। 3,000 का चालान ना नॉर्मली 500-500 तक नीचे आ जाता है, कोर्ट उसे मानती है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो ट्रैफिक चालान जो छोटे पेटी ऑफेंसेज है उनका इसमें भारी ओवरलोड है ना, जो उतने सिग्निफिकेंट है भी नहीं, तो उनका ज़्यादा ओवरलोड है, तो ये एक प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भैया लॉ कमीशन ने बोला हुआ है प्री लिटिगेशन मीडिएशन को मैंडेटरी करो, जैसा यूके मॉडल है ना। और गवर्नमेंट लिटिगेशन को थोड़ा कम कीजिए। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी आई थी, ये 2010 में आई थी। इसमें बोला था कि भैया सरकार कोशिश करेगी कि हम लिटिगेशन कम से कम करें। जैसे आजकल को है ना, ये आई थिंक 2023 या 24 का डेटा है, अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसे कंफर्म करके लिखना। GS3 में हालांकि हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट मेनली बिकॉज ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स। बहुत ज़्यादा टैक्स का पैसा, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स का पैसा आजकल फंसा हुआ है टैक्स डिस्प्यूट्स में। और डिजिटल लोक अदालत बनाने की ज़रूरत है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो है इंडिया में लाया गया है ना, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ये इंडिया में शुरू किया गया है। अब इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन लोक अदालतें चलनी चाहिए, जैसे है ना आप सिंगापुर मॉडल, दिल्ली मॉडल ऑफ मीडिएशन सेंटर, इसे हर जगह अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सो इफ़ वी अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस, इंडिया कैन टर्न जस्टिस डिलेड इनटू जस्टिस डिलीवर्ड टुगेदर एंड इन टाइम। सभी के लिए है ना, मिल करके आपने जो है जस्टिस डिलीवर किया और टाइम में, जो कि इफेक्टिव भी हो। अब एक और चीज़ आती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ही, ट्रिब्यूनलाइजेशन, कि ट्रिब्यूनल फॉर्म किए जाते हैं आर्टिकल 323A 323B, है ना, एक नॉर्मल ट्रिब्यूनल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इन इंडिया ओनली पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। फॉर दैट पर्पज कैट इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी अलग अलग ब्रांचेज है, चंडीगढ़ में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, आई थिंक मुंबई में ब्रांच है ना, अलग अलग जगह बहुत सारी ब्रांचेज है। चेन्नई साइड भी नीचे कहीं ब्रांच है इसकी, जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ओनली पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 323B नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश द नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स। ये बात थोड़ा है ना ध्यान में रखें। सो क्या हुआ कि ट्रिब्यूनल्स दे वर डिजाइंड एज स्पेशलाइज्ड बॉडीज फॉर स्पीडी एक्सपर्टीज, है ना, स्पीडी एक्सपर्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। फॉर एग्जांपल ग्रीन केसेस से डील करने के लिए, ग्रीन केसेस माने एनवायरमेंटल केसेस से डील करने के लिए एनजीटी है ना। फैमिली केसेस से डील करने के लिए आप कोई फैमिली के लिए ट्रिब्यूनल बना देंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस से डील करने के लिए कैट है। डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो है एक्सपर्टीज इससे आती है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए आपके जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। आप इसमें फिर वही गांधी का वो जो आइडिया है कि जस्टिस कम्स फ्रॉम, ट्रू जस्टिस एमर्जेस फ्रॉम द रिकन्सिलिएशन नॉट कन्फ्लिक्ट, यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी इंट्रो, ADR का कोई भी मामला हो, इंट्रो यहीं से शुरू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रू जस्टिस एमर्जेस फ्रॉम द कंसिलिएशन नॉट द कन्फ्लिक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ जस्टिस। बढ़िया इंट्रो बन गया आपका, बढ़िया, बहुत स्पेशलाइज्ड इंट्रो। तो की सुप्रीम कोर्ट केसेस जो है ट्रिब्यूनल के बारे में पहले समझो, है ना। देखो आप कोर्टों से पावर छीन रहे हो, ट्रिब्यूनलों को दे रहे हो, तो कोर्ट तो इसमें इंटरवीन करेगा ही। तो क्या हुआ कि जो SP संपत कुमार केस है, SP संपत कुमार केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हम जो है अपहोल्ड करते हैं ये आइडिया, जो ट्रिब्यूनल को जो है आपने पावर दे रखी है, हम इसे अपहोल्ड करते हैं। इन सर्टेन एरियाज हाई कोर्ट को अगर ये रिप्लेस करने हैं ट्रिब्यूनल तो ठीक है ना, बट दे मस्ट बी इफेक्टिव सब्सटीट्यूट विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि हम जो है ट्रिब्यूनल्स के आइडिया को अपहोल्ड करते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल बना दो, हाई कोर्ट की कुछ पावर जिनको दे दो, लेकिन वो इफेक्टिव भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बस पपेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्रिएट कर दी ना, उनमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। इसीलिए आप कैट की देखोगे हर बेंच में एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर या नॉर्मल मेंबर होगा। NGT की हर एक बेंच में एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक नॉर्मल मेंबर होगा। समझ रहे हो। L चंद्र कुमार केस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग है, L चंद्र कुमार रूलिंग और मद्रास बार एसोसिएशन रूलिंग। वाई L चंद्र कुमार केस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू था, ठीक है, प्रोविज़न ओरिजिनली ये था
कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो जो जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूजन था उसे पहले स्ट्राइक डाउन कर दिया कि भैया नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग फॉल्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। ये IR कोयलो केस में बाद में बोला। और दूसरी बात कि भैया जितने भी ट्रिब्यूनल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी के, है ना, रेलेवेंट हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी के अंडर आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैट का कोई डिसीजन आया तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, कैट के डिसीजन को हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। देन डिक्लेयर्ड जुडिशियल रिव्यू एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए एल चंद्र कुमार आपका जो है इंपॉर्टेंट केस है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोजर मैथ्यू केस ये 2019 का केस है। हुआ क्या, 2017 फाइनेंस एक्ट के तहत एक प्रोविजन लाया गया। वो प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑफ द जजेस ऑफ ट्रिब्यूनल। टर्म ऑफ ऑफिस जो डिसाइड की गई रूल्स के तहत, है ना, वो डिसाइड की गई 3 साल। अगली बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट ए सिलेक्ट कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, द जजेस ऑफ द ट्रिब्यूनल। सिलेक्ट कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़्यादा थे, जो कोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो कम थे, तो इंडिपेंडेंस यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई। रोजर मैथ्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे रिफॉर्म जो है उन्हें, है ना, ये 2017 का जो फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन थे उन्हें नलिफाई कर दिया, बोला कि इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी और एफिशिएंसी जरूरी है। लेकिन केंद्र सरकार कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने 2020 में पहले ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रूल, है ना, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस लाया, उसे एक्ट बनाया, 2021 में उस पर रूल बनाए। तो 2 केसेस बने, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को जो है स्ट्राइक डाउन किया। कुछ तो अच्छे रिफॉर्म हुए, फॉर एग्जांपल रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल हुआ, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया, उसे अब डायरेक्टली हाई कोर्ट में आप जो है अपील, फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो अपील है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अगेंस्ट जो अपील है वो डायरेक्टली आप कहाँ कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आप कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल भी था, एक ट्रिब्यूनल होता है, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी था, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे अदर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को भी हटा दिया गया है, ताकि जो डिलेड, जो लेयर्ड जस्टिस है कि भाई पहले ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन लेगा, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज होगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत ज़्यादा लेयर जो क्रिएट हो रही थी, इससे एक लेयर तो हटा दी। रैशनलाइजेशन तो हुआ, कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो रिड्यूस्ड टेन्योर था, टेन्योर रिड्यूस कर दिया गया था, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, हम जो है टेन्योर मानेंगे कितना, हम टेन्योर मानेंगे भैया 5 साल मिनिमम हो ही हो, है ना। और जो अपॉइंटमेंट, जो ट्रिब्यूनल के जजेस की जो एज है, जो चेयरमैन होगा ट्रिब्यूनल का, एज 70 होनी चाहिए, और 67 जो एज होनी चाहिए वो नॉर्मल ट्रिब्यूनल के मेंबर की होनी ही चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में उसमें उस पूरी जजमेंट में बोला। दूसरा, इट इंक्रीज्ड द, है ना, इसने इसे भी जो है इनवैलिडेट किया कि जो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर्स थी सिलेक्ट कमेटी में, उसे नलिफाई कर दिया कि भाई इतने आप जो है जुडिशियल मेंबर्स की प्राइमेसी रखो, कमेटी आप बनाओ लेकिन उसमें जुडिशियल मेंबर्स की प्राइमेसी रखो। प्रोविज़न ये था कि मान लो किसी डिपार्टमेंट, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने हेल्थ ट्रिब्यूनल बनाना है, तो जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भी उसका मेंबर होगा, उसके द्वारा नॉमिनेटेड 1-2 और मेंबर्स होंगे, एक आधा उसमें जज होगा। मतलब वो गवर्नमेंट सिलेक्ट कमेटी का स्ट्रक्चर डिसाइड उसके लिए करेगी। लेकिन इससे क्या हो रहा था, एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी उसमें, एग्जीक्यूटिव अपने बंदों को उसमें डालता ट्रिब्यूनल में, तो बोला कि भाई नहीं 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 नहीं, ये जो एग्जीक्यूटिव का रोल है इसे आप जो है थोड़ा कम करो। फिर सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन को जो है उन्होंने अल्टर कर दिया, है ना, बोला कि नहीं नहीं, जुडिशियल मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, अब कितने होने चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करे, बट जुडिशियल मेंबर ज़्यादा हो। अगली बात कि न्यू मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो इंट्रोड्यूस की गई एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कि भैया अगर आप लॉयर हैं तो आपका मिनिमम 50 साल का होना जरूरी है अगर आपको किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर बनना है। उसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया, बोला कि भैया जो यंग लॉयर है ये तो इससे अछूते ही रह जाएंगे, तो ऐसी आप कोई भी मिनिमम सीलिंग लिमिट नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इनवैलिडेटेड कि भैया जो आपका ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी है इट शुड रिकमेंड अ सिंगल नेम। ट्रिब्यूनल के लिए ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, इट शुड रिकमेंड ए सिंगल नेम, नॉट अ लिस्ट ऑफ नेम। पहले क्या है ना, प्रोविज़न क्या था, प्रोविज़न
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में प्रोविजन ये था कि भैया कि जो सिलेक्ट कमेटी है इट विल रिकमेंड अ लिस्ट ऑफ नेम और गवर्नमेंट फिर अपॉइंट करेगी उस लिस्ट में से। नहीं, इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मद्रास बार एसोसिएशन केस में कि नो, जो सिलेक्ट कमेटी है इट शुड रिकमेंड ओनली अ सिंगल नेम, एक नेम रिकमेंड करो और वो फिर बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे। ठीक है। हाँ, अगली बात कि डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट एनटीसी नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन टू ओवरसी द अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अगला बोला कि भैया मिनिमम 5 साल का जो टेन्योर है वो होना ही चाहिए और जुडिशियल मेजोरिटी होनी ही चाहिए ट्रिब्यूनल में। तो ये बात हुई। अब ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस के साथ क्या इशू है? पहला बात कि भैया एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है अपॉइंटमेंट में। अब जो मद्रास बार एसोसिएशन केस है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के बहुत केसेज आए हैं। 2014 में आया है, 21 में आया है, 20 में आया है। ये बहुत ही एक्टिव बार एसोसिएशन है, तो इनके बाकी सारी चीज़ों में भी काफ़ी केसेज आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी है इसे ऑलरेडी पहले ही स्ट्राइक डाउन कर रखा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इटसेल्फ इज अ पार्टी इन द कॉर्पोरेट केसेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। एक प्रॉब्लम ये भी है, जुडिशियल रिव्यू स्टिल रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लेयर, कि भैया इससे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है। एल चंद्र कुमार केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर कोई भी ट्रिब्यूनल रॉन्ग डिसीजन देता है तो उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब क्या फ़ायदा उसका, ट्रिब्यूनल में भी गए, फिर आप हाई कोर्ट में गए, उसने उतना ही टाइम फिर से लगाया। तो इससे जो है एक जस्ट लेयर ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है और डिले ज़्यादा हो रहा है जस्टिस का। और हाई पेंडेंसी इन की ट्रिब्यूनल केसेस, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 27,000 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस अभी भी थे। शॉर्ट टेन्योर और जॉब इनसिक्योरिटी, जैसे जो ट्रिब्यूनल मेंबर्स हैं, ठीक है, ये 3 साल के टर्म्स जो है इनकी कर दी गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जाकर के इसमें जोड़ा इंटरवेंशन किया और बोला कि मिनिमम 5 साल का टेन्योर होना ही होना चाहिए बार एसोसिएशन केस में। फिर लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जुडिशियल बैकग्राउंड के बिना आते हैं इसमें, है ना, उनके पास कोई लॉ का वो नहीं है भाई, उनके पास कोई कंसिलिएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। दे आर जस्ट टेक्निकल मेंबर्स, आइदर दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स और दे आर जस्ट रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, है ना। तो वो उनके पास नहीं है उतना टेक्निकल बैकग्राउंड, या फिर उनका जुडिशियल मेंबर्स के पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल मेंबर्स के पास जुडिशियल बैकग्राउंड नहीं है। तो लीगल एक्सपर्टीज़ की और लीगल ट्रेनिंग की भी काफ़ी कमी है और जियोग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी भी है। जैसे मेजर ट्रिब्यूनल, जैसे आपके, है ना, मैक्सिमम जो एनसीएलटी के जो बेंचेज है वो यहाँ बैठती है, इन ऑफिस में बैठती है, तो बाकी जगह से तो आपको स्मॉलर टाउन से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। फिर फ्रेगमेंटेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ जुरिसडिक्शन होता है। इंडिया में आज भी 30+ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल चल रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स का एक दूसरे पे ओवरलैप होता है ना। एनसीएलटी जो है इसका ओवरलैप हो जाएगा आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केसेस एनसीएलटी में सेम केस चल रहा होगा, तो ये बड़े सारे एक प्रॉब्लम रहता है ना। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पहले जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, अब एनसीएलटी जीएसटी, है ना, दोनों में कहीं पे केस चल सकता था। समझ रहे हो मेरी बात को? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, ये जैसे सारे कोर्ट केसेस में है वैसे ही यहाँ पे भी है। एनसीएलटी के पास अच्छे कोर्ट रूम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, इरोजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये सबसे बड़ा एक इशू है, टॉप में आना चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि भैया जो मोंटेस्क्यू ने कहा स्पिरिट ऑफ लॉज में कि डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है, वो इंस्टीट्यूशनल डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वे फॉरवर्ड अगेन मोस्ट ऑफ द सेम स्टफ, कि जो जुडिशियल प्राइमेसी है अपॉइंटमेंट में, उसे आप जो है जैसे मद्रास बार एसोसिएशन केस में बोला कि जुडिशियल प्राइमेसी जो है अपॉइंटमेंट के केस में होनी चाहिए, जुडिशियल मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। और नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन, जैसा लॉ कमीशन ने बोला है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में बार बार बोला है कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाओ भाई टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जरा थोड़ा कम करो, है ना। रॉजर मैथ्यू केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, मद्रास बार एसोसिएशन केस, आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, राहुल गांधी केस में। रैशनलाइज ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर, जैसे फाइनेंस एक्ट का ये जो है ना
ये जो रिव्यू इन्होंने करने की कोशिश की और जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2020 में इन्होंने लाया, उससे कुछ एक ट्रिब्यूनल जो है आपने हटाए ज़रूर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ओवरलैपिंग ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको मर्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आप जो है NCLT और GST एपेलेट ट्रिब्यूनल को आप इन्हें मर्ज कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जैसे साउथ कोरिया का जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने स्टडी ऑलरेडी कर रखा हुआ है, ऐसा जो है आप जुडिशियल ट्रेनिंग इनको दो, एक्सपर्ट ट्रेनिंग दो। इम्प्रूव रीजनल एक्सेसिबिलिटी, है ना, रीजनल बेंचेस, सर्किट बेंचेस वगैरह, इवन हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रिब्यूनल की बेंचेस बनाओ। एक्सेलरेट डिजिटल इंटीग्रेशन, जैसे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है, ई फाइलिंग सिस्टम एटसेट्रा, है ना, सिंगापुर मॉडल, ये सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। And as a way forward, tribunals were originally envisioned as the fast lanes of justice, but they can fulfill that promise only when independence, expertise and efficiency converge. तो आपको इंडिपेंडेंस भी देना पड़ेगा, एक्सपर्टीज भी देना पड़ेगा, एफिशिएंसी भी, है ना, IEE, इंडिपेंडेंस, एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी नीड्स टू कन्वर्स टू मेक देम, है ना, टू कन्वर्ट देम इनटू फास्ट लेन्स ऑफ जस्टिस, बस, राइट। नेक्स्ट एक और इशू है आर्टिकल 142। ये बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि रीसेंट क्या हुआ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से एक आइडिया निकाल दिया डीम्ड कंसेंट का, डीम्ड असेंट का। मान लिया गया कि जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया भी है कि गवर्नर के पास जो है कितना कितना टाइम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस केस कि भैया अगर गवर्नर को एग्जीक्यूटिव, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर रिकमेंड करे कि गिव असेंट टू दिस बिल, देन गवर्नर हैज टू गिव असेंट टू दिस बिल विद इन 1 month. If council of minister recommends that return the bill to the assembly, governor has to return the bill within 1 month. If council of minister recommends in a certain manner but governor does not act according to that advice, for example if council of minister says कि give assent to this bill but governor ने उसमें assent नहीं देना है, तो within 3 months आप एक्शन लीजिए, 3 महीने के अंदर या assent दीजिए इफ एडवाइस इज अगेंस्ट द गवर्नर चॉइस, या फिर 3 महीने के अंदर उसे वापस भेजिए। अगर गवर्नर को रिजर्व करना है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड्स कि रिजर्व दिस बिल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन गवर्नर कैन रिजर्व इट विद इन 1 month. If they recommend otherwise, that no, don't reserve it for the consideration of president, then governor can recommend it within 3 months, has to recommend it within 3 months. Otherwise, if you breach these limits, it would be considered as deemed assent. Everything is almost having no use, क्योंकि इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई केस फिर से आएगा। Why? Because Article 143, the President of India sought the advice of the Supreme Court on this matter. 5 judges bench of the Supreme Court headed by Chief Justice of India, they advised the president, they did not rule, they advised the president that there is no concept of deemed assent in India and courts cannot dictate the actions of the constitutional functionaries like governor and the president. तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, तमिलनाडु केस में, उसके बिल्कुल उलट एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को दी गई। हाउएवर उस एडवाइस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि तमिलनाडु बिल केस जो है वो नलिफाई कंसीडर किया जाएगा ना। इसका इफेक्ट आज भी है तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच से, है ना, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, इन दोनों में से कोई एक पिटीशन एक्सेप्ट करके इस जजमेंट को नलिफाई घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक इसका इफेक्ट है। लेकिन मोस्ट लाइकली 2-3 महीने में ये होने वाला है, तो इसलिए 142 न्यूज में है ना। 2017 में 1 स्टेट 1 कैंडिडेट करके एक रूल BCCI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, लोधा कमेटी बनाई गई, आर्टिकल 142 का यूज किया गया। व्हाट इज दिस आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू मेक एनी डिसीजन टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर। तो इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व, इट इज अ वेरी एक्सेप्शनल पावर available to the Supreme Court in any matter, any cause, whichever deemed fit. Supreme Court can take any decision just in the name of doing the complete justice. However, it has created several controversies. Why?
because many experts like Pratap Bhanu Mehta says that Supreme Court of India is now slowly heading towards a condition of anarchy. He used a term, judicial barbarism. Normally, people talk about judicial activism. He criticized it as judicial barbarism, that judiciary has gone barbaric. तो ये एक प्रॉब्लम है. आर्टिकल 142 क्यों जरूरी है? 1 मिनट. ठीक है, आर्टिकल 142 जरूरी भी है. क्यों भैया? सबसे पहले लेजिस्लेटिव और प्रोसीजरल गैप्स के लिए जरूरी है. जैसे भाई, जैसे सीवीसी है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, इनकी फंक्शनिंग के लिए कोई भी लॉ एग्जिस्ट ऐसा नहीं कर रहा है जो कि इनकी फंक्शनिंग को लिमिट कर दे. तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया. विनीत नारायण केस में एक लिस्ट ऑफ कंडीशंस रखी गई कि सीबीआई को इन केसेस में एक्शन लेना है, इनमें नहीं लेना है. इनमें अगर एक्शन लिया तो ईडी का जो स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, ईडी के स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स वगैरह बनते हैं, तो ईडी के स्पेशल कोर्ट्स में इन केसेस में डिसीजन होगा, इनमें नहीं होगा. ऐसे ऐसे करके आप जो है किसी की भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं करेंगे. सो देयर इज अ ब्रॉड set of guidelines given in Vineet Narayan versus Union of India. When we will analyze CBI and ED together, उस टाइम हम इन केसेस को पढ़ेंगे. तो एक अच्छा काम किया, 142 की जरूरत है, और कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है एक्सेप्शनल सिचुएशंस में. जैसे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, इतना बड़ा विवाद था, आर्टिकल 142 नहीं हुआ तो अल्टरनेट लैंड जो विवादित ढांचे के लिए दिया गया, जो बाबरी मस्जिद के लिए अल्टरनेट 5 एकड़ का आई थिंक जो प्लॉट दिया गया, वो भी आर्टिकल 142 का यूज करके दिया गया. स्टेट को डायरेक्ट कर दिया गया कि वी हैविंग द पावर अंडर आर्टिकल 142 वी डायरेक्ट यू टू अलॉट स्पेशल अल्टरनेट लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद जस्ट बिसाइड द राम मंदिर. देन प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, है ना, जैसे निराला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भैया, है ना, बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल केसेस हैं, है ना, इनके खिलाफ इनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, इन्होंने काफ़ी अपने जो जेल है ना, हालांकि आप इतने डेप्थ में आप कोर्ट केसेस को कोर्ट करना जरूरी नहीं है उतना, बट इन्होंने काफ़ी अपनी जेल में है ना, काफ़ी सालें गुजार दी थी, काफ़ी ईयर्स इन्होंने जेल में स्पेंड कर ली थी, दैट टू विदाउट ट्रायल. एंड दिस इज स्टिल अ केस इन पॉइंट इन इंडिया. 70% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स. दे आर अंडर ट्रायल्स, है ना, इवन ट्रायल्स आर नॉट कंप्लीटेड. सो कुछ एक ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज किया हुआ है ताकि उन्हें जस्टिस दिया जाए. एंड वेरी रिसेंट केस 2002, है ना, 2002 गुजरात के वो जो दंगे हुए, उसमें देयर वर 5 or I think 6 accused which were arrested and they were tried in Maharashtra. They were tried in Maharashtra, and then very recently in 2024 those accused who were accused with the offense of killing the people and offense of rape as well, they were tried under those offenses. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक गेव देम आफ्टर 14 years ऑफ जेल, 14-15 साल हो जाने के बाद जो है गवर्नमेंट्स के पास पावर आ जाती है कि दे कैन बेसिकली दे कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज एटसेट्रा इन सर्टेन केसेस. समझ रहे हो, जहाँ डेथ पेनल्टी ना हो उन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो CRPC के तहत, जो कि अब BNS है ना, और सॉरी जो कि अब BNSS है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि 14 साल अगर उन्होंने जेल की टर्म कंप्लीट कर दी है, दे कैन रिड्यूस द टर्म, दे कैन पार्डन देम, दे कैन रिलीज देम फ्रॉम द जेल. यूजिंग दैट पावर दे वर रिलीज फ्रॉम द जेल. मैं उस केस का नाम भूल गया, है ना, उस औरत का नाम भूल गया. ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस चला, काफ़ी लंबा ये केस चला था. किसी याद हो, अगर मैं ये, है ना, यूट्यूब में भी ये लेक्चर डालूंगा अगर, तो है ना, कमेंट सेक्शन में आप बताइए किसी को अगर याद हो. तो इस तरीके के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है.
देन करेक्टिंग द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसे निर्भया कन्विक्ट्स का ये जो केस है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। अच्छा, ये 2012 का, ठीक है, ये केस है, ठीक है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। और एनवायरमेंटल और जो पब्लिक वेलफेयर मेजर्स है, इनको एनफोर्स करने के लिए भी एमसी मेहता केस जैसा है ना, जैसे एमसी मेहता केस, इसमें राइट टू एनवायरनमेंट की बात की है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं वो, है ना, पिछले सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे एनवायरमेंटल केसेस वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इसमें यूज़ किया हुआ है। गंगा क्लीन अप एटसेट्रा के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गाइडलाइन देना, या फिर इवन जो ठीक है, जो दिल्ली के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है, वो भी डायरेक्ट किया जाना, ये सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब तो दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी रिव्यू इन दिल्ली एनसीआर रीजन ये बन गया है। इससे पहले दिल्ली में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जिसे उसके बाद वो, ठीक है, लीगलाइज किया गया, ठीक है, देयर वाज दिस इंस्टीट्यूशन, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन 2020 के बाद से उसे क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी रिव्यू इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। उससे पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही एक, है ना, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करके एक 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 ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अगेन, ठीक है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब इफेक्ट में नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज़ किया हुआ है, आर्टिकल 142 का यूज़ किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन इश्यूज हैं जुडिशियल ओवर रीच का, है ना, जुडिशियल बार्बरिज्म का, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसर्न है भाई। आर्टिकल 142 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई रिफॉर्म कर रहा है, ये काम है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए क्रिकेट एक्सपर्ट, व्हाई लोधा कमेटी, 2G spectrum cancellations etc. 2G spectrum, Supreme Court is not a spectrum expert. Why did they cancel it? और प्रॉब्लम उसी से हो जाती है, आपने 2G स्पेक्ट्रम कैंसिलेशन किया, इकोनॉमी में कितना नेगेटिव इफेक्ट इसका रहेगा, कितनी सारी कंपनियां अपना काम बंद कर देगी, है ना, फ्लॉप हो जाएंगी। फिर लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस टू यूज, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि लिमिट करे सुप्रीम कोर्ट की इन पावर्स को, समझ रहे हो। सो IIM में 2023 की ये जो कुछ स्टडीज़ हैं, ये इनका मानना है कि 1500 से ज़्यादा केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ कर दिया है। तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, एडहॉक स्टैंडर्ड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड अपने बदल जा रहा है, एंड देयर आर जुडिशियल लॉ मेकिंग इशूज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिल्पा शैलेश जो केस है, देयर वॉज अ केस, शिल्पा शैलेश केस, मान लो अगर मैट्रिमोनियल केस वगैरह पे भी आपसे अगर सवाल आए तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अरनेश कुमार गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सर्व देम द नोटिस। अगर नोटिस पे वो नहीं आते हैं तब जाकर के आप घर में जाएंगे और आप उन्हें वहाँ से अरेस्ट करेंगे। यू हैव टू सर्व द नोटिस फर्स्ट, अनलेस द, है ना, अनलेस द केस इज क्या कहेंगे उसे, ठीक है, अनलेस कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, यू हैव टू सर्व द नोटिस फर्स्ट। तो अरनेश कुमार गाइडलाइन में दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि भैया जो डोमेस्टिक वायलेंस केस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक टर्म यूज करी, द डिसग्रंटल्ड वाइव्स कैन नॉट यूज द लीगल मेजर्स टू एक्सप्लॉइट द हस्बैंड्स। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ये जो इस तरीके से फेक केसेस वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऐसे ही रिसेंट केस आया है शिल्पा शैलेश केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नया एक ग्राउंड, मैं इसलिए ये सारे केसेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बीच में आपसे सवाल पूछे, अब इतने डाइवर्स हो रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी सवाल पूछे, तो एक दो केसेस अगर आपने कोट करने हैं तो ये कर सकते हैं। शिल्पा शैलेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम एक नया ग्राउंड है डाइवर्स के लिए क्रिएट करके देते हैं, वो है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, कि इफ यू कांट रिट्रीव द मैरिज and the breakdown has happened to such a level, to such an extent, then it becomes a ground for divorce. What can be this irretrievable breakdown? Supreme Court will consider it. For example, it can be the breach of trust within the marriage, it can be extramarital affairs beyond an extent,
है ना, जहाँ पे कंसिलिएशन पॉसिबल भी ना हो। इट कैन बी है ना डोमेस्टिक वायलेंस, समझ रहे हो, जो कि इरिट्रीवेबल हो, जो नॉन कंपाउंडेबल लेवल पे हो। तो ऐसे कई सारे ब्रेकडाउन हो सकते हैं जो मैरिज में ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, तो उसमें हम जो है डाइवर्स दे देंगे। तो ये एक जुडिशियल लेजिस्लेशन है, कहीं लॉ का इसका प्रोविजन नहीं है, जुडिशरी क्रिएटेड इट। फॉर एग्जाम्पल आप इसी में ही जो जुडिशियल लॉ मेकिंग है, इसी में ही आप डीम्ड असेंट का आइडिया लिख सकते हैं कि भैया तमिलनाडु बिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डीम्ड असेंट कोर्ट ने बोला तो होगा होगा, ये क्या बात हुई। फिर इनकंसिस्टेंसी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जैसे अयोध्या केस वगैरह हुआ, इसमें 5 एकड़ की जो लैंड है ना, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन स्टेट्यूटरी स्टैंडर्ड्स। आपने बस दे दी एक है ना मस्जिद के ढांचे को बनाने के लिए आपने 5 एकड़ की लैंड दे दी। अब उस लैंड को है ना कौन से ग्राउंड्स पे वो लैंड दी गई है, वहाँ पे मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है, तो वो है ना वो कौन से लॉ के तहत बनेगी, प्राइवेट लैंड उसको दी जाएगी या सरकारी लैंड दी जाएगी, इसमें कोई स्टैट्यूटरी क्लियरेंस नहीं है। उन्होंने जस्ट कह दिया तो कह दिया, हो गया, मिल गई लैंड। देन बाय पासिंग द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनियन कार्बाइड केस में, भोपाल गैस का जो ट्रेजेडी हुआ 1984 में, इसकी जब सेटलमेंट हुई, देन सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अ कंपेंसेशन पैकेज आउटसाइड द स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म्स। ये तो फिर बाद में जाकर के कंपेंसेशन के लिए एक्ट बना इंडिया में, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का ही इसमें यूज हुआ, और फिर इसे बहुत लंबे टाइम तक क्रिटिसाइज किया जाता रहा। नंबर 1 इसलिए क्योंकि जो मालिक था यूनियन कार्बाइड का वो भाग गया, है ना, और इस पे बहुत सारे आक्षेप लगे उस टाइम की गवर्नमेंट पे कि दे हेल्प्ड हिम गो आउट ऑफ द कंट्री। दूसरा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया कि भैया जो आपने इनको वो दिया, ठीक है, कंपेंसेशन दिया, इट वॉज मेनली नंबर 1 मॉनिटरी इन नेचर, नंबर 2 कोई रीसेटलमेंट नहीं हो रही है। आज भी वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी जहाँ पे हुई है वहाँ अपंग पैदा हो रहे हैं। नंबर 3 जो मॉनिटरी कंपेंसेशन मिला भी वो उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम है। फिर के वेणुगोपाल जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं, इन्होंने भाई इसी पावर को ऐसे कुछ टर्म किया कि इट इज़ अ कामधेनु फ्रॉम विच अनलिमिटेड पावर्स हैव, है ना, फ्रॉम विच अनलिमिटेड पावर्स फ्लोट। इट इज़ लाइक ए कामधेनु गाय की तरह है जिससे जितना मर्जी दूध निकालो निकालो, इधर से भी अनलिमिटेड पावर निकाल रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल एडवेंचरिज्म बढ़ रहा है। और इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू नो बडी when they use आर्टिकल 142, कोई सेल्फ रिस्ट्रेन भी नहीं है। तो वे अहेड क्या किया जाए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, ऑलरेडी कहा है 2009 की अपनी रिपोर्ट में कि भैया ड्यू रिस्ट्रेन, थामा, थोड़ा रिस्ट्रेन लगाओ अपने में, थोड़ा रिस्ट्रेन लगाओ, है ना। दूसरा कि भैया लेजिस्लेटिव गैप को फिल करने की आप कोशिश मत करो, यू कैन जस्ट इशू, है ना, यू कैन जस्ट इशू अ पेपर। जैसे यूके में जुडिशरी, यूके का सुप्रीम कोर्ट हमने स्टडी किया, यूके का सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुडिशियल रिव्यू ओवर द पार्लियामेंट्री लॉ। व्हाट कैन यूके सुप्रीम कोर्ट डू? यूके सुप्रीम कोर्ट इशूज अ डिक्लेरेशन ऑफ डिसेंट। यूके सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ डिक्लेरेशन ऑफ डिसेंट एक्सप्रेसिंग दैट दिस लॉ इज नॉट इन कॉन्फर्मिटी विद आर लीगल ट्रेडिशंस। वहां लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, तो वो कह सकते हैं, दे यूजुअली गिव डिक्लेरेशन ऑफ डिसेंट। Similarly, Article 142, you can use it exceptionally. However, whenever it comes to recognizing the legislative gaps, you can just give a declaration, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड कि ये लीगल गैप्स है एंड पार्लियामेंट शुड ट्राई टू डू समथिंग ऑन दिस, रादर देन यूजिंग आर्टिकल 142 टू क्रिएट लॉ इटसेल्फ। तो उससे सेपरेशन ऑफ पावर तो कंप्रोमाइज होगा ही होगा। फिर आते रहेंगे, है ना, वाइस प्रेसिडेंट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेगा, सीजीआई के सामने बोल देगा, है ना, फिर आएंगे लॉ मिनिस्टर आएंगे, वो बोलेंगे, सीजीआई के सामने बोल देंगे, बजट मचती रहेगी, वो प्रॉब्लम होगा, टसल होगा। फिर एम.एन. वेंकटेशैया कमीशन जो है ना, जो NCRWC है, इन्होंने क्या कहा, इस कमीशन ने कहा कि भैया आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरनल गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। पहले वाइट पेपर पब्लिश कर दो, गाइडलाइनें बनाओ कि भैया इन मौक़ों पे हम जो है हम इस पावर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरनल गाइडलाइन हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए,
लार्जर बेंचेस को केस पहले रेफर करो अगर क्रिटिकल मैटर है। ऐसा नहीं कि 2 जज आए और 2 जजों ने आर्टिकल 142 यूज करके बोल दिया ठीक है 10 लॉज हैं हम इन्हें इंप्लीमेंट करवाते हैं ना। फिर ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड्स भी हो, क्लियर क्राइटेरिया हो ना कि कंप्लीट जस्टिस करना है तो व्हाट डज जस्टिस मीन फॉर यू, वो हो। इसीलिए आर्टिकल 142 जो है इट रिमेन्स वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मोस्ट पावरफुल टूल्स, यस। However, yet like all other extraordinary powers, its strength lies in restraint. With clearer conventions, institutional safeguards, and principled use, Article 142 can continue to serve as a safety valve of justice without becoming substitute for the rule of law. तो ये है ना, हो सकता है मैं है ना, इसी के साथ हमारा जो जुडिशरी वाला एस्पेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इससे ऊपर वाली चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी थी। हो सकता है मैं ये यूट्यूब पे भी डालूँ, तो जो लोग यूट्यूब पे मुझे कभी भी देख रहे हैं, सो यू कैन एट एनी टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू आर मेंस, ठीक है, MEP मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम। भाई उसमें इतने ही है ना, इतने ही अच्छे तरीके से हम डीकोड करके सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग इसमें होती है, डेली लाइव इवेल्युएशन होती है, लाइव इवेल्युएशन मिल रही है। सिर्फ 6000 रुपीज़ ये कॉस्ट है ना। अगर मुझे नहीं मालूम वो चल रहा है वो कोड या नहीं, आप जो है एक बार क्या कहें उसे, हाँ, OLD10 विदाउट स्पेस है ना, कैपिटल लेटर OLD10 civilspot.in ये वेबसाइट है, civilspot.in। civilspot.in पे जाइए, वहाँ जाइए, OLD10 ये है ना, लगाइए कोड। 2026 के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं या 27 के लिए भी अपीयर कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको एवरग्रीन अगले 2-3 साल तक चलता रहेगा। जब भी आप मुझे देख रहे हैं civilspot.in पे जाइए, है ना, कंटेंट चाहिए वो मिलेगा। लाइव आंसर राइटिंग हमारी जो है दिसंबर एंड तक चलती रहेगी, दिसंबर 2025 एंड तक। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद से मेंस 2026 तक ये चलती रहेगी। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।